दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे महान हस्ताक्षर की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसको आप आधुनिक साहित्य के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। जी हां, आप सभी को पता होगा कि हम लोगों के साहित्य जगत में दो ही ऐसे कवि हुए जिसको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। सबसे पहले थे मैथिली शरण गुप्त, जिनकी काव्यगत विशेषताओं पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं की खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की। जी हाँ, रामधारी सिंह को भी राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में ये दो ही कवि है जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि उनकी काव्य सौष्ठव या फिर काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे। दोस्तों, जब मैं रामधारी सिंह दिनकर की इस विषय को आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, जब मैंने यूट्यूब में रामधारी सिंह दिनकर के विषय में सर्च किया तो मुझे वहाँ पर एक वीडियो प्राप्त हुआ मनोज मुंतेश्वरी सर का। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी काव्य का पाठ किया है। उन्होंने सभी रश्मिरथी के सभी सर्गों का पाठ किया है। क्या खूब पाठ करते हैं वे। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अगर आप और मैं किसी कविता का पाठ करें तो हो सकता है कि जो पाठक जो होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनको उसका भाव अर्थ व्याख्या समझ में ना आए, उनको व्याख्या भी कर समझाना पड़ सकता है। परंतु मनोज मुंतेश्वरी सर जब किसी कविता का पाठ करते हैं, क्या खूब करते हैं। उनमें यह शक्ति है कि वे मात्र कविता के पाठन से ही पाठक को उसका भाव अर्थ भी समझा सकते हैं। उनको कविता की व्याख्या कर उसके भाव अर्थ को बताने की आवश्यकता ही नहीं। उनकी कविता पाठन में ही वो शक्ति है कि आपको भाव का अर्थ बोध भी हो जाता है। उनका ये वीडियो मेरे लिए इस विषय को तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा है, तो उनका बहुत बहुत आभार। बहुत ही जाने माने हस्ताक्षर है, लिरिसिस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई एक महान पोएट है या फिर स्क्रिप्ट राइटर है, तो आप उनसे तो परिचित ही होंगे। तो चलिए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में आप रामधारी सिंह दिनकर के विषय में लिखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वे आधुनिक साहित्य जगत के दूसरे बड़े राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय नामक जिले में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्होंने अपना लेखनी का कार्य छायावादोत्तर युग से प्रारंभ किया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि छायावाद के अंतिम दौर से प्रारंभ किया और वही प्रगतिवाद व प्रयोगवाद तक अपनी लेखनी का कार्य करते रहे। आधुनिक साहित्य जगत में या फिर हिंदी साहित्य जगत में रामधारी सिंह दिनकर का आगमन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके विषय में आज पढ़ाना मेरे लिए भी उपलब्धि से कम नहीं है। इनका जन्म जो है किसी किसान रवि सिंह तथा माता मनरूप देवी के यहाँ हुआ था। इन्होंने जब अपना बीए की पढ़ाई कंप्लीट की, इसके बाद ये अध्यापक नियुक्त किए गए। तत्पश्चात ये सब रजिस्टर के रूप में भी नियुक्त हुए, लेकिन ये अपने काम के साथ साथ ही रचना भी करते रहते थे, साहित्य में योगदान भी देते रहते थे। और समय कौन सा था दोस्तों? ब्रिटिश शासन का। तो अंग्रेज शासन के प्रति ये विरोध की भावना इनकी रचनाओं में उत्पन्न होती रहती थी। तो इसको देखकर ब्रिटिश शासकों ने इनकी कई तबादले किए, मतलब कि इनकी नौकरी में ट्रांसफ़र मिलती रहती थी, तो यहाँ से वहाँ इनका तबादला होते रहता था। 1950 में दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज के विभागाध्यक्ष रहे। वहीं 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। तत्पश्चात ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी जाने गए। अब इनके कुछ प्रमुख रचनाओं को, कुछ प्रमुख काव्य संग्रह को देखते हैं। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है: रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, इतिहास के आंसू, उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। इनको इनकी लेखनी के लिए पद्म विभूषण, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, वहीं फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ऐसे महान राष्ट्र कवि, जनमानस के कवि या फिर भारत के सूर्य 24 अप्रैल 1974 को लगभग 65 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। ये सूर्य जो है हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों,
सूर्य अस्त होता है उदय होने के लिए। भले ही रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर भले ही अस्त हो गए हो, लेकिन उनकी किरणें आज भी उनकी रचनाओं के माध्यम से आपके और मेरे सामने प्रस्तुत है। तो अब हम आगे उनकी काव्यगत विशेषताओं को एक एक उदाहरण सहित देखेंगे। अब तक जो हमने लिखा, जो हमने देखा, उसको हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना लिख देंगे। अब आगे हम लोग उनकी काव्यगत विशेषताओं को बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक एक कर, वो भी बिल्कुल उदाहरण के साथ में देखेंगे। तो चलिए उनके काव्यगत विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि दिनकर राष्ट्र कवि थे, तो उनकी सबसे पहली और सबसे प्रमुख काव्यगत विशेषताएं क्या होगी? जी हाँ, राष्ट्रीय चेतना के कवि। दिनकर एक राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। उनकी कविताओं में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, भारत के संस्कृति के प्रति लगाव देखी जा सकती है। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय जागरण का जीता जागता दस्तावेज हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का चित्रण ना केवल आज़ादी से पूर्व तक ही सीमित रहा, अपितु आज़ादी के बाद तक भी उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की झलक देखी जा सकती है। समस्याएं फिर चाहे जैसी भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कुटिल राजनीतिक हो, शोषण हो, सभी समस्याओं का चित्रण उनकी कविताओं में मिलती है। हुंकार, रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, इन सभी कविताओं में हम उनकी राष्ट्रीयता की झलक देख सकते हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, कुरुक्षेत्र से लिया गया उदाहरण है कि धर्म का दीपक, दया की दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। तो इस बिंदु को लिखिए, साथ ही साथ और एक उदाहरण दूंगा, उसको भी आप लिखिएगा। हिलो डुलो मत हृदय रक्त, अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। तो इस बिंदु को भी आप लिख दीजिएगा। उनकी दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त की भांति ही इन्होंने जो रचनाएं रची वे अधिकतर पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थी। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर अपने संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे तथा उन्होंने अपने काव्य को पौराणिक कथाओं पर आधारित अपने काव्य की रचनाएं की, परंतु उनकी रचनाएं पौराणिक कथाओं पर आधारित तो अवश्य होती थी, परंतु पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हुए भी वे तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण दिखाती थी। उन्होंने पौराणिक कथाओं का आधार लिया और अपने काव्य में अपने हमारे इतिहास के उन पात्र को चुना जो अपने आप में श्रेष्ठ हैं। अगर हम रश्मिरति की बात करें तो रश्मिरति में उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, महाभारत आपने देखी होगी, तो कर्ण को उन्होंने अपना पात्र चुना और उस रचना में उन्होंने जातिवाद, क्रांति की भावना, आक्रोश की भावना आदि आदि का चित्रण किया है तो वो पौराणिक कथाओं पर आधारित परंतु तत्कालीन समाज से जुड़ी हुई है, मतलब ये प्रासंगिक है। उसी तरह से कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र भी महाभारत पर आधारित है, लेकिन कुरुक्षेत्र रचना के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर मानवतावाद की बात करते हैं। उसी तरह से उर्वशी की बात करें तो उर्वशी में भी वीरता का चित्रण भी हुआ है, वहीं सौंदर्य और प्रेम वर्णन भी दिखाई पड़ती है। वहीं परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने देखियो कहानी, कविता का शीर्षक क्या दिया, परशुराम की प्रतीक्षा, परंतु यह कविता जो है ये 1962 में जो भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को धोखा देकर हराया गया था, उसका जिक्र हुआ है। कहने का तात्पर्य कि उनकी रचनाएं जो है वो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थी, परंतु पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हुए भी वे प्रासंगिक होती थी। उसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता था। तो ये इनकी बहुत बड़ी काव्यगत विशेषताएं रही है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये परशुराम की प्रतीक्षा से लिया गया है, जिसमें कवि, ठीक है, युद्ध में जो हम लोगों के देश के नौजवान मारे गए उनके लिए कह रहे हैं कि हे वीर बंधु, दारी है कौन विपत का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे वध का, ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाए, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाए, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। तो ये पंक्तियाँ इस बिंदु के लिए बहुत ही
सुंदर रहेगा। तो इसी बिंदु पर आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कठिन लगती है तो दोनों में से आप किसी एक बिंदु को भी लिख दीजिए। क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ी इसलिए मैं दोनों ही बिंदु को दे रहा हूं, और इस बिंदु के लिए दोनों ही बड़ी सटीक रहती है। तो ये जो बिंदु है, ठीक है, ये रश्मि रति से लिया गया है कि जलत पतल में छिपा रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर जवानी उठी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। तो इस बिंदु को भी लिख दीजिए, या फिर दोनों में से किसी को भी लिखिए, एज योर विश। दिनकर की अगली और तीसरी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताएं है क्रांति की भावना या फिर विद्रोह का स्वर। जी हाँ, दिनकर की कविताओं में ओज, आक्रोश, विद्रोह, क्रांति की भावना अधिक देखी जा सकती है। ओज का अर्थ होता है कि जोश, उत्साह। उत्साह किसके प्रति? देश के जनता में वे उत्साह भरते थे, किस चीज़ के प्रति? कि ब्रिटिश शासन से स्वराज्य पाने के लिए, आज़ादी के लिए, और उत्साह उस व्यवस्था से लड़ने के लिए जो समाज के, मानव के हित में नहीं था। दरअसल दिनकर की हर कविता, हर रचना, हर उस समस्या पर सवाल उठाती थी जो मानव हित के लिए नहीं था। तो कहने का तात्पर्य कि दिनकर की कविताएं जो है वो आक्रोश से भरी होती थी, विद्रोह से भरी होती थी। तो इस उदाहरण पर अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र नखर, बरसेगी भू पर भिन्न प्रखर। तो इस उदाहरण को लिख सकते हैं। इसी बिंदु पर आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं। ये उदाहरण जो है वे देश के नौजवानों को, ठीक है, उनमें आक्रोश की भावना, उनमें उत्साह भरने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए लिखते हैं कि भुजाओं पर मही का भार फूलों सा उठाए जा, ठीक है, भुजाओं पर मही का भार फूलों सा उठाए जा, कंपाए जा गगन को इंद्रजाल का शासन हिलाए जा, जहां में एक ही है रोशनी, जहां में एक ही है रोशनी, वो नाम तेरे की, जमी को एक तेरी आग का आधार है साथी, जमी को एक तेरे आग का आधार है साथी। तो देखिए उनकी पंक्तियों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न करने की ताकत रखती है उनकी पंक्तियाँ, लोगों में उत्साह भरने की ताकत रखती है उनकी पंक्तियाँ। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं जनमानस का स्वर। जी हाँ, दिनकर की कविताओं में जनमानस का स्वर देखी जा सकती है। जनमानस का स्वर मतलब उनकी कविताएं जो होती थी उसमें उनका खुद का स्वर नहीं होता था, जनमानस का स्वर होता था उसमें, अर्थात कि जनता का स्वर होता था, जन कल्याण का स्वर होता था। उनकी जो कविताएं होती थी, उनकी जो रचनाएं होती थी, उसमें जनता के पीड़ा का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। उनकी रचनाएं, जो जितनी भी रचनाएं होती थी, वो जन कल्याण की रचनाएं हैं, जनता के कल्याण की रचनाएं हैं। वे जनता को कुव्यवस्था, कुप्रथा, कूटनीति, राजनीति, जनतंत्र आदि आदि से अवगत कराते हैं, जागरूक कराते हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, दुसरता सोने से सिंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता का स्वर आप उनकी कविताओं में देख सकते हैं। उनकी अगली और पांचवी काव्यगत विशेषताएं है आशावाद या फिर प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है दोस्तों? कि निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देना, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनकी कविताओं में आशावाद या फिर प्रगतिशीलता भी देखी गई। वे जनता को, वे पाठकों को, ठीक है, निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। दरअसल मानव क्या है दोस्तों? मानव जो है उसमें ऐसा एक क्षण आता है जब मानव हताश हो जाता है, यातनाएं सहते सहते वो थक कर, हार कर आशा खो बैठता है, उम्मीदें खो बैठता है। इसलिए कवि का मानना है कि लोगों में केवल आक्रोश भरने से ही नहीं होगा, अपितु उनमें आशा का किरण भी भरना होगा, आशावाद भी भरना होगा। तो इसीलिए दिनकर की कविता में आशावादिता या फिर आशावाद का झलक भी देखी जा सकती है, जिसको हम प्रगतिशीलता की झलक भी
कह सकते हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्चवास तुम्हारा और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो देखिए उनकी पंक्तियों में लोगों को आशा दे रहे हैं, लोगों में उम्मीदें जगा रहे हैं कि अब मंजिल जो है वो दूर नहीं है, इसलिए तुम थक कर हार कर बैठो मत मेरे भाई, अब मंजिल सामने है, स्वराज्य सामने है, आज़ादी सामने है। ठीक है, तो ये केवल आज़ादी के संदर्भ में ही नहीं है, वे लोगों में, देश के जनताओं में जो हताश है, ठीक है, उनमें आशा भरते हैं, उनमें उम्मीद की किरणें भरने का कार्य करते हैं, उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उनकी अगली और छठी काव्यगत विशेषताएं हैं नवीनता का चित्रण। जी हाँ, क्योंकि ये नए युग के कवि थे, प्रगतिवादी प्रयोगवाद युग के कवि थे, तो ऑब्वियसली इनमें नवीनता का चित्रण तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु इन्होंने नवीनता का कुछ अलग ही व्याख्यान किया है। रामधारी सिंह दिनकर उस नवीनता को नहीं स्वीकारते जिसमें भारतीय संस्कृति का आदर ना हो, उस नवीनता को वो स्वीकार ही नहीं करते जिसमें भारत की संस्कृति ना हो। और इन्होंने आधुनिकता पर भी बहुत लंबी चौड़ी बात भी कही है, मैं उसको आपको एज ए उदाहरण भी लिखाऊंगा। इस अभी नवीनता के चित्रण में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि यह 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, यह 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। तो इस बिंदु को आप इस उदाहरण पर लिख दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने आधुनिकता पर क्या कहा है, दरअसल आधुनिकता क्या है उस पर वे कहते हैं। तो इस बिंदु को आप लिखिए कि ये मेरी नहीं है या फिर किसी किताब की नहीं, ये चीज़ को स्वयं दिनकर ने लिखा है। तो ये दिनकर की बातें हैं, दिनकर आधुनिकता पर क्या विचार रखते हैं। देखिए, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, दिनकर कह रहे हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वो एक प्रक्रिया का नाम है। क्या है वो? एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है वो अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है, नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। फिर वही आगे लिख रहे हैं कि यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वो है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं, उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है, उसको हम आधुनिकता कहते हैं। आधुनिक वो है जो मनुष्य को सम्मान समझता है, ये आधुनिकता है। तो देखिए उन्होंने आधुनिकता का कितना सुंदर परिभाषा दे दिया है। तो इसको भी आप उदाहरण एज ए उदाहरण लिख दीजिएगा। उनकी अगली और 7वीं काव्यगत विशेषताएं हैं प्रेम और सौंदर्य वर्णन। जी हाँ, जहाँ दिनकर की कविताओं में एक और ओज, आक्रोश, विद्रोह, क्रांति का स्वर दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने किया है। वे एक प्रेम और सौंदर्य वर्णन के कवि भी हैं। तो उदाहरण सहित हम उनकी रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती आदि आदि देख सकते हैं, जिस पे उन्होंने वीर रस का भी चर्चा किया है। ठीक है, वीरता का भी चित्रण किया है, आक्रोश और क्रांति का भी चित्रण किया है। साथ ही साथ उन्हीं रचनाओं में इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का भी सुंदर चित्रण किया है। दिनकर जी स्वयं कहते थे कि चाहता तो मैं शांति और कोमलता और प्रेम भरी कविताएं लिखना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे विद्रोही कवि बना दिया। ठीक है, तो दिनकर चाहते थे कि वे कोमलता, नम्रता और शांति, प्रेम वाली कविताएं लिखना, परंतु परिस्थितियां ही ऐसी थी कि उनको विद्रोही कवि बनना पड़ा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि वे छायावाद के अंतिम दौर के कवि थे। और आपको पता होगा कि प्रेम और सौंदर्य वर्णन छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है, तो ये उनमें भी अवश्य ही देखी जाएगी। तो
उनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि रूप की आराधना का मार्ग, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्यों को उपहार, स्नेह का सौंदर्यों को उपहार, रस चुभन नहीं तो और क्या है। तो ये उनके सौंदर्य वर्णन में उस उदाहरण को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रामधारी सिंह दिनकर केवल आक्रोश और विद्रोही कवि नहीं थे, वे प्रेम और सौंदर्य वर्णन के कवि भी थे। रामधारी सिंह दिनकर की अगली काव्यगत विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण। रामधारी सिंह दिनकर जो है वे अपने देश से, भारत की संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे और यही वो कारण है कि उनकी रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण का भी मनोहर चित्रण देखने को मिलता है। अर्थात प्रकृति का भी एक बहुत ही सुंदर और मनोहर चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा प्राकृतिक चित्रण पर तो आप लिख सकते हैं कि सुंदरता को जगी देखकर जी करता है मैं भी कुछ गाऊं, सुंदरता को जगी देखकर जी करता है मैं भी कुछ गाऊं, मैं भी आज प्राकृतिक पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं। तो ये उनकी प्रकृति इन पंक्तियों में उनके प्राकृतिक चित्रण का झलक आप देख सकते हैं। इसी तरह से उनकी बहुत सारी रचनाओं में, बहुत सारी पंक्तियों में आप प्राकृतिक चित्रण देख सकते हैं। तो ये भी उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है। रामधारी सिंह दिनकर की अगली काव्यगत विशेषताएं हैं वीर रस की प्रधानता। जी हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी काव्यगत विशेषताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में आप देखेंगे कि सबसे अधिक अगर किसी रस का प्रयोग हुआ है तो वो है वीर रस का। उन्होंने अन्य रसों का भी प्रयोग किया है परंतु वीर रस का सबसे अधिक प्रयोग किया है। वे वीर रस के महान और माहिर कवि थे। उनकी रचनाओं की बात करें फिर वो चाहे रश्मि रति हो, कुरुक्षेत्र हो, उर्वशी हो या फिर परशुराम की प्रतीक्षा हो, उन सभी में आप वीरता का चित्रण देखेंगे, वीर रस की प्रधानता देखेंगे। दरअसल वो ऐसा क्यों करते थे? वे अपने काव्य में, अपने रचनाओं में भारत के उन वीर सपूतों को पात्र चुनते थे। दरअसल ऐसा करके वे भारत के नौजवानों में देश के प्रति कुछ कर गुजरने का उत्साह भरना चाहते थे। रश्मि रति की बात करें तो रश्मि रति में उन्होंने कर्ण का, ठीक है, कर्ण का शौर्य और वीरता का वो चित्रण किया है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने वीरता का चित्रण किया है। तो वीर रस उनकी काव्य में सबसे प्रमुख रस है। तो यहाँ उदाहरण आप लिख सकते हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों और वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों और वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो यहाँ पर आप वीरता का चित्रण आप देख सकते हैं, वीर रस की प्रधानता आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ उनकी रचनाओं में, क्योंकि मैंने कहा था कि वे विद्रोही कवि के साथ साथ वे सौंदर्य और प्रेम वर्णन के कवि भी थे, तो उनकी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता भी आप देख सकते हैं। सबसे अधिक तो वीर रस का प्रयोग हुआ है, उसके अतिरिक्त अगर किसी रस का प्रयोग हुआ है तो वो श्रृंगार रस, उसी के साथ साथ शांत रस और कहीं कहीं करुण रस का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। तो अब तक जो हमने देखा वह उनके भाव पक्ष है। अब हम उनकी कला पक्ष पर बात करते हैं। उनकी भाषा जो थी वो बहुत ही सरल थी, ठीक है, सरल होते हुए वो आक्रोशपूर्ण होती थी और प्रेम भाव से परिपूर्ण होती थी। उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। उनकी शब्द शक्तियाँ की बात करें तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है और उन्होंने अपने काव्यों में कई लोकोक्तियाँ, कई मुहावरों का भी प्रयोग किया है। वहीं तुकबंदी का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तुकांत मतलब सेम सा, ठीक है, तो उन्होंने तुकबंदी का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण अपने काव्यों में किया है। वही प्रतीक और बीम योजना के वे माहिर कवि तो थे ही। अलंकार की बात करें तो उन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन उनमें प्रमुख कुछ इस प्रकार है। वित्यानुप्रास, ठीक है, वित्यानुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि आदि अलंकार जो है वो प्रमुख है। छंदों की बात करें तो उन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। कवित्व, गीति छंद का उन्होंने प्रयोग किया है और कुछ नए छंद का भी उन्होंने निर्माण किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने
उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर ली। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत ही बड़े कवि हैं और उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उनकी बहुत सारी काव्यगत विशेषताएं हैं। यहाँ पर मैंने केवल मुख्य और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 10-11 काव्यगत विशेषताएं बताई, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 15 या 20 मार्क्स के लिए लिखना होगा तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अगर जानने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो इतना पर्याप्त नहीं है। उनकी बहुत सारी और भी काव्यगत विशेषताएं हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आपके केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे काव्यगत विशेषताओं की बात नहीं कर सकता। लेकिन मैंने प्रयास किया कि प्रमुख और उसी के अंदर और अन्य काव्यगत विशेषताओं को भी मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। कोई मुझसे पूछते हैं कि सर आप काव्यगत विशेषताओं में निष्कर्ष क्यों नहीं लिखाते हैं। देखिए, काव्यगत विशेषताएं जो होती है इसमें निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्तावना दे दिया। उसके बाद हम उनके भाव पक्ष पर बात करके जब हम उनके कला पक्ष पर बात कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से जो कला पक्ष होता है वो निष्कर्ष ही आप उसको मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताओं को कंप्लीट किया। ऐसी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, लास्टली मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, अगर मेरे चैनल से आपको कुछ लाभ होता है, आपका सहयोग होता है, तो प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं करते, क्यों? अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें ना। उसके बाद कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो अगली बार मैं कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।